हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमेन एकेडमी। ये क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल की सीरीज़ की अब तक हमने ट्वेल्थ क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी 13 क्लास होगी। प्रीवियस क्लास में जो है हमने वुलन यान और वस्टेड यान के बारे में पढ़ा था। आज हम जो अपने वूल फाइबर की जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेंथ जो हमारा वुलन फैब्रिक है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेंथ। अब जो हमारा वूल फाइबर है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है। किसकी वजह से? उसकी अमॉर्फस स्ट्रक्चर की वजह से जो है वूल फाइबर की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है। वूल फाइबर among the other natural fiber is considered weak due to the amorphous structure of the fiber। उसके फाइबर के एमोर्फस स्ट्रक्चर होने के कारण जो है हमारे वूल फाइबर की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इलास्टिसिटी। वूल जो है हाईली इलास्टिक है। ठीक है, वूल इज एन इलास्टिक फाइबर। वो इलास्टिक फाइबर है। आपने कभी वूल को देखा है? जो वूल का फैब्रिक होता है वो हमेशा जो है इंक्रीज होता है, मतलब कि बढ़ जाता है वो। ठीक है, तो उसमें इलास्टिसिटी होती है। और अब इलास्टिसिटी होने का कारण क्या है? तो उसका के अंदर जो है हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण जो है उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। इट हैज़ नेचुरल क्रिम्प विच इज़ हेल्पफुल फॉर इट इलास्टिक रिकवरी। देखो, इसमें जो है हमने देखा था अपनी वूल की मैन्युफैक्चरिंग में कि जो वूल हम ऑब्टेन कर रहे हैं, शीप से प्राप्त कर रहे हैं, तब उसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है, गोल 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 बॉल टाइप से क्या ऐसे बना हुआ था, क्रिम्पिंग होता है। सो उसके पास जो है नेचुरली ये क्रिम्प होने की जो है प्रॉपर्टी है, और इसकी वजह से जो है हमारे फाइबर के अंदर जो है इलास्टिसिटी आई जाती है। वैसे जब हम उसकी प्रोडक्शन करते हैं, उसको एक उसकी फॉर्म में देंगे, फाइबर से यान में बनाएंगे, तब हम उसको स्ट्रेट भी करते हैं। वो हमारी कार्डिंग प्रोसीजर होता है, मतलब हमारा कार्डिंग स्टेप होता है जिसके अंदर हम अपने फाइबर को स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, वैसे इसमें भी करते हैं, हम कार्डिंग देते हैं अपने वूल को, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इसलिए जो है इसका हेलिक्स स्ट्रक्चर होने के कारण इसमें इलास्टिसिटी होती है। और अगली बात ये है कि जो भाई नेचुरली क्रिम्प करने की इसके पास जो है कैपेसिटी है, और ये दोबारा से उसी फॉर्म में रिकवरी कर लेता है। देयर फॉर वूल फाइबर एज हाई इलोंगेशन। अब जो हमारा ये इलोंगेशन सिनोनिम्स है इलास्टिसिटी का, तो जो हमारा वूल फाइबर के पास हाई इलोंगेशन होती है एंड ऑल्सो हैज़ वेरी हाई इलास्टिक रिकवरी। अब वो दोबारा से रिकवरी भी कर लेता है। ठीक है, एज ऑल्सो वेरी हाई इलास्टिक रिकवरी। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आएगा इसके अंदर, इसकी प्रॉपर्टी में, वो है हमारा रेजिलेंसी। क्या है? रेजिलेंसी। अब रेजिलेंसी क्या होता है? अब भाई हमारे कपड़े पर क्रीज आती है या नहीं, मतलब कि क्रीज ना आना, वो होती है रेजिलेंसी। तो वूल के पास जो है हाई रेजिलेंसी है एज कंपेयर टू ऑल फाइबर्स एंड दस एग्जिबिट्स गुड क्रीज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिलेंसी वाले पॉइंट में कह रहे हैं कि भाई जो हमारा वूल फाइबर है वो जो है हाई रेजिलेंस होता है, उसके पास हाई रेजिलेंसी होती है कि भाई वूल के फाइबर पर जो है क्रीज नहीं आती है। ठीक है, द फैब्रिक रिंकल्स लेस देन अदर फैब्रिक एंड ऑल्सो रिकवर फास्ट इफ रिंकल्ड। यदि उस पर रिंकल पड़ भी जाते हैं तो हम खाली सिर्फ अपने वूल के जो फैब्रिक है उस पर यदि हम अपने हाथ को फेरते हैं तो वो स्ट्रेट हो जाता है। वो उसकी जो क्रीज थोड़ी बहुत आई हुई होती है वो भी ठीक हो जाती है। जैसे कि अदर हमारा कॉटन होता है, कॉटन पे तो हमारी आयरनिंग मस्त होती है। ठीक है,
इसलिए इन्होंने बोला है कि जो वूल है वो उसके पास जो है हाई रेजिलेंस होती है, और हमारा जो कॉटन फैब्रिक था, कॉटन के जो फैब्रिक था उसमें जो है रेजिलेंसी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। ठीक है, फिर हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, अब जो हमारा वूल का फाइबर होता है उसके पास जो है जो है जो हमारा वूल फाइबर होता है उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है क्रिस्टलिनिटी की वजह से। ठीक है, जो हमारे वूल फाइबर के अंदर जो क्रिस्टलिनिटी होती है वो बहुत ही लेस होती है, जिसके कारण हमारे जो वूल फाइबर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज़्यादा पाई जाएगी। क्रिस्टलिनिटी में देखो हमने पहले शुरू में पढ़ा था क्रिस्टलिन हाँ क्रिस्टल था और अमॉर्फस था। क्रिस्टलिनिटी के अंदर जो है हमारा जैसे ये कोई भी मैटर है उसमें जो हमारे एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो एक दूसरे से जो है क्लोजली पैक्ड थे। तो जो हमारा वूल होता है इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वूल फाइबर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, तो इसमें क्रिस्टलिनिटी जो है वो लो है, लेस है। तो इसी वजह से उसके वूल फाइबर के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है कि हम उसको कैसे भी तोड़ मरोड़ रहे हैं तो वो इजीली उसी डायरेक्शन में फोल्ड हो रहा है। ठीक है, high flexibility, which is an important factor in production of soft fabric। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा एब्रेशन रेजिस्टेंस। एब्रेशन रेजिस्टेंस में हमारा क्या था कि भाई जो हमारा वूल मतलब कि एब्रेशन रेजिस्टेंस में क्या था भाई, क्या था बताओ। हमने पहले जो अपने फाइबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, जो टेक्सटाइल फाइबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें हमने एब्रेशन रेजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ा था कि भाई कैसा एब्रेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसमें यदि आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि भाई जो कुछ दो तरीके के जो है हमारे फाइबर्स बनते हैं, एक तो हमारे स्टेपल फाइबर होते हैं, एक हमारे फिलामेंट फाइबर होते हैं। अब जो फिलामेंट फाइबर से जो यार्न बना और उससे जो फैब्रिक बन रहा है हमारा, मतलब कि हमारे जो फाइबर है वो पहले से ही लॉन्ग है, तो उसमें जो है एब्रेशन रेजिस्टेंस, उसमें जो हम फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं यार्न बनाने के लिए, यदि वो लॉन्ग है तो उसमें एब्रेशन रेजिस्टेंस कम होगा। और जिसमें मतलब और जिसमें हम छोटे छोटे स्टेपल फाइबर्स का इस्तेमाल करके अपना वो बना रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं, यान मतलब हाँ यान बना रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं, तो उसमें एब्रेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, जो वूल फैब्रिक होता है ना, शो लो टू मीडियम एब्रेशन। अब इसको जो हमारे इसकी जो प्रॉपर्टी है वूल की एब्रेशन रेजिस्टेंस की, वो लो टू मीडियम होती है। ठीक है, कैसी होती है, लो टू मीडियम। अब वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, यदि आप चीप क्वालिटी की वूल को इस्तेमाल कर रहे हो अपने फैब्रिक बनाने के अंदर, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो फैब्रिक है उसके ऊपर छोटे छोटे रुएं से आ जाते हैं, वो छोटे गोल गोल बॉल्स बन जाती हैं, जिसका आप बोलते कि भाई रुआ आ गया है हमारे कपड़े पर। तो वो कब होता है, जब हमारा जो फैब्रिक है वो छोटे जो है स्टेपल फाइबर से बना हुआ होता है, तब वो आते हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी मेनली वूल फैब्रिक जो है एब्रेशन रेजिस्टेंस लो टू मीडियम शो करेगा। और इन किसमें लो टू मीडियम एब्रेशन रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अपैरल फैब्रिक। ठीक है, और हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस इज़ फाउंड इन कारपेट वूल। अब जो कारपेट वूल जो हम मतलब कि कारपेट बनाने के लिए जो हम वूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो एब्रेशन रेजिस्टेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा एज़ कंपैरिजन टू अपैरल फैब्रिक। जो हमारा अपैरल फैब्रिक में हम जो है उसमें जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होगा वो लो टू मीडियम होगा। और वैसे मेनली एब्रेशन रेजिस्टेंस ये था कि जो हमारा फैब्रिक है अपने मतलब फैब्रिक या वही हमारे क्लॉथ किसी और
चीज़ से जो मतलब कि फ्रिक्शन में आ रहे हैं और फ्रिक्शन में आकर जब वो रूमटे से बनते हैं तो वो एब्रेशन रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है मॉइस्चर रीगेन। मॉइस्चर रीगेन के अंदर ये था कि भाई हमारे वाटर मतलब कि हमारा जो फैब्रिक है उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की कितनी जो है क्वालिटी थी। मॉइस्चर रीगेन के अंदर हमने 3 तरीके पढ़े थे, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और एक और था हमारा हाइड्रोस्कोपिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक के अंदर था कि भाई फिलिक के अंदर था कि पानी मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो हमारे फैब्रिक के अंदर तक पेनिट्रेट कर पा रहे थे। और हाइड्रोफोबिक के अंदर जो है हमारा जो क्लॉथ है वो उसके जो वाटर है वो क्लॉथ के ऊपर ही रह रहा है, वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसमें मॉइस्चर रीगेन के अंदर देखते हैं कि भाई जो हमारा वूल फाइबर है उसके पास जो है मतलब कि हाई मॉइस्चर रीगेन होता है, वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। क्यों? एमोर्फस स्ट्रक्चर के कारण। पोजेसेस वाटर एज द फाइबर पोजेसेस एमोर्फस स्ट्रक्चर, क्योंकि उस पे के पास एमोर्फस स्ट्रक्चर नहीं होता है। वूल कैन एब्जॉर्ब 13 to 16% ऑफ मॉइस्चर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। It may absorb more than 29% of its weight under saturation condition। वह अपने वजन से मतलब जितना हमारे उस फैब्रिक का वेट होगा उससे 29% ज़्यादा जो है मतलब कि एब्जॉर्व कर सकता है, वाटर एब्जॉर्व कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, फिर हमारा आता है डायमेंशन स्टेबिलिटी का। अब हमने देखा कि भाई जो हमारा वूल होता है उसका जो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, एमोर्फस तो हाँ एमोर्फस होता है, क्रिस्टलाइन तो नहीं होता, एमोर्फस होता है। एमोर्फस में जो है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होगा। अब गैप होने के कारण ही उसमें जो है हम अपने फाइबर को यूज़ कर पाते हैं सर्दियों में, क्योंकि जो वो गैप होता है उस गैप में एयर ट्रैप हो जाती है और वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। तो अब वो गैप होने के हो जाता है तो उसकी वजह से जो है हमारी डायमेंशन स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। द फाइबर इंटरलॉक एंड श्रिंक ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यूज एंड केयर ऑफ फैब्रिक। ठीक है, फिर ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, अब हम कुछ मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। इफेक्ट ऑफ सनलाइट, वूल बिकम वियर विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सनलाइट। जो हमारा वूल है वो सनलाइट के इफेक्ट में जो है वीक हो जाता है। इफेक्ट ऑफ माइल्ड्यू, wool is generally resistant to mildew but it left continuously in a damp कंडीशन माइल्ड्यू में डेवलप। यदि वो गिली मतलब कि वो हमारा जो कपड़ा है वो गीला रहे तो उस पर माइल्ड्यू का अटैक हो सकता है। वैसे जर्नली जो है माइल्ड्यू इस पर अटैक मतलब कि वूल फैब्रिक पर अटैक नहीं करता। फिर हमारा आता है नेक्स्ट effect of moth, wool fabric are damaged by the larva of moth as the sulfide linkage present in fibers in high palatable। क्या है, जो मोथ है वो हमारे फैब्रिक पर जो फैब्रिक को डैमेज कर सकता है क्योंकि उसके अंदर जो है सल्फाइड लिंकेज, हमारा जो फाइबर है उसमें जो है सल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है, इसलिए जो है मोथ हमारे फैब्रिक को डैमेज कर सकता है। हाउएवर वूल फैब्रिक शो रेजिस्टेंस टू सिल्वर फिश। जो सिल्वर फिश है वो हमारे जो वूल फैब्रिक है उस पर नहीं लगती हैं, वो सिर्फ कॉटन को मतलब कि कॉटन को खा जाती हैं। इफेक्ट ऑफ परसिपिरेशन में देखें, वूल गेट डैमेज इफ परसिपिरेशन लेफ्ट इन द फैब्रिक एज इट इज़ वल्नरेबल फॉर डैमेज्ड बाय एल्कलाइज। ठीक है, परसिपिरेशन भी जो है वो हमारे फैब्रिक को डैमेज कर सकती हैं।
ठीक है। फिर कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ये बस ये हो जाएगा और फिर हमारा जो वूल फाइबर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो वूल इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो वुड है उस मतलब सॉरी वूल है, वूल जो है गुड कंडक्टर नहीं है हीट के लिए। वो पास आउट मतलब कि पास नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता ना। इट कैन होल्ड एयर ड्यू टू इट क्रिम्पी स्ट्रक्चर। वो एयर को अपने अंदर ट्रैप, मैंने जैसे आपको बोला था कि भाई जो वूल है, वूल के मतलब जो स्ट्रक्चर है वो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं है। अब जो ये वैकेंट स्पेस रह गया है यहाँ पर जो है, जब वो एयर फैब्रिक जो डाल के हम जब उसको एयर में मतलब कि एयर आएगी तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इस वैकेंट स्पेस को जाकर ऑक्यूपाई कर लेंगे और हमारे जो है हम तक वो एयर है, विंड है, वो नहीं आ पाती है। when made into woolen fabric, numerous air spaces withhold the heat, thus making it suitable for blankets। इसी वजह से हम जो है अपने वूल से ब्लैंकेट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है। वूल फाइबर श्रिंक अवे व्हेन एक्सपोज्ड टू फ्लेम। जब हम अपने वूल को जलाकर देखते हैं तो वो एक बिल्कुल ही मतलब जितनी लार्ज क्वांटिटी में होगा वो उससे बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी में आ जाएगा। तो वूल फाइबर श्रिंक अवे व्हेन एक्सपोज टू फ्लेम, इट टेक अ फ्लेम एंड बर्न वेरी स्लोली। मतलब कि वो बहुत ही आराम मतलब स्लोली बर्न होता है, ये नहीं कि एकदम से जल गया हो। इट इज़ सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम फ्लेम एंड गिव बर्नट हेयर स्मेल। जैसे बाल जलने की स्मेल आती है वैसे ही आती है, क्योंकि वो शीप के बाल ही होते हैं। इट लीव्स अ ब्लैक क्रशेबल बीड एंड रेजिड्यू। जब वो पूरा जलने के बाद आप उसको उठा के देखोगे तो वो एक ब्लैक बॉल, हार्ड बॉल की तरह दिखेगा, और आप जब उसको क्रश करेंगे तो वो क्रश भी हो जाएगा। एज इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, इट्स यूज्ड फॉर फायर एग्जिस्टेंस फैब्रिक। फायर एग्जिस्टेंस फैब्रिक में भी जो है हमारे वूल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने वूल की प्रॉपर्टीज़ को देखा है। ठीक है। कुछ जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़ थी, और हमने थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और यदि आपको अच्छी वीडियो लग रही हो तो प्लीज़ नीडेड पर्सन तक ये वीडियो पहुंचाएं, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।